हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय ओपन क्लासेस एकेडमी बाय पुष्पा तोमर। गाइज, आज की क्लास हमारी यूजीसी नेट पेपर 2 साइकोलॉजी का टॉपिक करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। गाइज, आज की क्लास कंप्लीट देखना ताकि एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलो गाइज, आज हम स्टार्ट करते हैं। अभिवृत्ति मापन क्या है अभी आज का टॉपन? अभिवृत्ति मापन। अभिवृत्ति मापन क्या होता है अभी? एप्टीट्यूड स्केल। एप्टीट्यूड स्केल जैसे कि जो व्यक्ति है उसमें अभिवृत्ति की दिशा और उसकी मात्रा का पता लगाने से होता है। जो अभिवृत्ति मापन है वो क्या होती है? अभिव्यक्ति के अभिवृत्ति की दिशा और उसकी मात्रा का पता लगाने का होता है। और उसे आवृत्ति अभिवृत्ति की जो दशा है उससे हमें यह पता चलता है कि अभिवृत्ति धनात्मक भी होती है, मात्रात्मक भी होती है। जो अभिवृत्ति है वो कैसी होती है भी? धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। तो उसकी जो मात्रा होती है उससे क्या अर्थ होता है भी? इस बात से होता है जो अभिवृत्ति है यदि धनात्मक है तो उसकी कितनी मात्रा में, और ऋणात्मक है तो उसकी कितनी मात्रा में। तो गाइज, अभिवृत्ति मापन में क्या बताया है कि जो व्यक्ति की अभिवृत्ति दिशा है उसकी मात्रा को पता लगाने से होता है। लेकिन जो अभिवृत्ति होती है वो धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। तो उनकी मात्रा से तात्पर्य यह इस बात से होता है कि जो अभिवृत्ति यदि धनात्मक होती है तो उसकी कितनी मात्रा होती है, और अगर वो ऋणात्मक होती है तो उसमें कितनी मात्रा होती है। फिर अभिवृत्ति मापन के पैमाने में इनको दो महत्वपूर्ण पूर्व कल्पनाएं की गई हैं। और जो अभिवृत्ति मापन है उसके समाज मनोविज्ञान की कितनी महत्वपूर्ण पूर्व कलाएं बताई गई हैं भी? दो महत्वपूर्ण पूर्व कल्पनाएं बताई हैं। फर्स्ट है अभिवृत्ति मापन की यह पूर्व कल्पना कर ली जाती है कि जो व्यक्ति की अभिवृत्ति है वो किसी भी वस्तु या घटना की एक परिस्थिति या फिर अन्य परिस्थिति के समान होगी। जैसे कि यदि कोई भी व्यक्ति है वो राजनीति को नापसंद करता है और वह हर परिस्थिति को वह पसंद नहीं करेगा, तो इस प्रकार की जो अभिवृत्ति है वो जिस प्रकार की जो अभिवृत्ति है वो समानता नहीं रखने की अभिवृत्ति को मापने में संभव नहीं होगी। फर्स्ट में क्या बताया है कि जो इसमें व्यक्ति की अभिवृत्ति है वो को किसी भी वस्तु या फिर घटना के प्रति परिस्थिति या फिर अन्य परिस्थिति के समान होगी। जैसे यदि कोई भी व्यक्ति है वो राजनीति को पसंद नहीं करता, तो उसकी जो दूसरी परिस्थिति है उसको भी पसंद नहीं करेगा। तो इस प्रकार जो अभिवृत्ति है उसको समानता रखने के लिए अभिवृत्ति को मापना भी संभव नहीं है। सेकंड में क्या बताया गया है कि जो अभिवृत्ति है उसको सीधे मापना संभव नहीं है। फलतः इसका जो मापन है वो अक्सर परोक्ष रूप से होता है। किससे होता है? जो से अभिवृत्ति को मापने के लिए संभव नहीं होता, और उसकी जो मापने का अक्सर परोक्ष रूप से की जाती है, जिसमें इस बात से पूर्व कल्पना हो जाती है जिसकी व्यक्ति के व्यवहारों और उसके कथनों के लिए अभिवृत्ति के बारे में उसको अंदाजा लगाया जाता है। सेकंड में इन्होंने क्या बताया कि जो व्यक्ति की जो अभिवृत्ति मापने की जो परिकल्पना है उसमें अक्सर परोक्ष रूप से दिखाई देता है, परोक्ष रूप से होता है। और उसकी जो पूर्व कल्पना होती है तो उसके व्यक्ति के व्यवहारों और उसके अन्य कथनों के कारण उनकी अभिवृत्ति को मापने के लिए उसका क्या लगाया जाता है भी? अंदाजा भी लगाया जाता है। फिर इनके कुछ महत्वपूर्ण पैमाने हैं। शब्दार्थ विभेदन में क्या बताया है कि जो शब्दार्थ विभेदन है उसके प्रतिपादन कौन है भी? ओसगुड, सुसी और टोनिन वोम। जो ओसगुड है, सुसी है, टोनिन वोम है, इन्होंने इसका क्या किया है भी? प्रतिपादन किया है। और इस मापनी में क्या बताया है कि जो किसी भी क्षेत्र के गुणार्थ अर्थ को मापने के लिए किया जाता है। और गुणार्थ अर्थ से क्या तात्पर्य होता है भी? किसी भी क्षेत्र के द्वारा जब व्यक्ति की उत्पन्न की गई संवेदनात्मक प्रक्रिया से होता है। जैसे गंदगी शब्द सुनकर यदि कोई भी व्यक्ति है मन में कुछ खास संवेदनाएं प्रतिक्रिया जैसे कि बीमारी, बदबू आदि उत्पन्न होती है। लेकिन हमें इसी गंदगी का गुणात्मक अर्थ कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे भी? गंदगी का अर्थ बोलते हैं। जैसे कि कोई भी बीमारी या फिर बदबू आदि हमें उत्पन्न होती है तो हम क्या बोलेंगे? उसको गंदगी बोलेंगे। ओसगुड ने क्या कहा है कि किसी भी वस्तु के गुणार्थ के द्वारा
द्वारा उस व्यक्ति की अभिवृत्ति से पता चलता है कि जो गुणार्थ अर्थ को मापकर व्यक्ति की जो अभिवृत्ति में माप सकते हैं, और शब्दार्थ विभेदन मापने की वस्तु का गुणात्मक को मापने के लिए द्विध्रुवीय विश्लेषण की एक श्रृंखला तैयार की जाती है, जो प्राय 7 बिंदु मापने का पृथक रहती है। इसमें कितनी मूल शाखाएं बताई हैं? भी इन्होंने 3 मूल शाखाएं बताई गई हैं: शक्ति, मूल्यांकन और क्रिया। कौन कौन सी? भी शक्ति, मूल्यांकन और क्रिया। शब्दार्थ विवादन का जो प्रतिपादन है वो किसने किया है? भी ओसगुड, सुसी और टोनिन वोम ने किया है। इसमें क्या बताया है कि जो किसी भी व्यक्ति है उसको गुणार्थक अर्थ में मापने के लिए किया जाता है, और किसी भी क्षेत्र के द्वारा जो व्यक्ति की उत्पन्न की गई जो संवेदनात्मक प्रतिक्रिया होती है उसे हम क्या बोलते हैं? भी शब्दार्थ विभेदन कहते हैं। जैसे कि गंदगी नाम सुनकर यदि कोई भी व्यक्ति है वो मन में कुछ भी खास संवेदनाएं प्रतिक्रियाएं करना, जैसे कि बीमारी होना, बदबू आना आदि उत्पन्न होती है। फिर ओसगुड ने क्या बताया है कि जो किसी भी वस्तु के गुणार्थक के द्वारा उस व्यक्ति की अभिवृत्ति से हमें पता चलता है कि जो गुणार्थक अर्थ को माप कर व्यक्ति की अभिवृत्ति को कैसे माप सकते हैं। शब्दार्थ विभाजन मापने की वस्तुएं को गुणार्थक को मापने के लिए द्विध्रुवीय विशेषण की एक श्रृंखला तैयार की जाती है, और उसमें 7 बिंदुओं को क्या किया जाता है? अभी पृथक रहती है। फिर इन्होंने कितनी मूल शाखाएं बताई है? भी इन्होंने 3 मूल शाखाएं बताई है। कौन कौन सी? शक्ति, मूल्यांकन और क्रिया। शक्ति में क्या बताया है कि भी किसी भी वस्तु के प्रति कितनी शक्ति और बौद्धिक भौतिक आकर्षण होता है। मूल्यांकन में यदि कोई भी वस्तु है उसकी कितनी अनुकूलता और प्रतिकूलता होती है। क्रिया, कोई भी वस्तु में गति होने की मात्रा कितनी होती है। तो जो शक्ति, मूल्यांकन, क्रिया, इसमें शक्ति में क्या बताया है कि भी जो कोई भी वस्तु है उसकी कितनी शक्ति होती है और उसकी जो भौतिक आकर्षण है वो कैसे होती है। मूल्यांकन में किसी भी वस्तु की कितनी अनुकूलता या प्रतिकूलता होती है। क्रिया में किसी भी वस्तु को गति होने के लिए उसकी मात्रा कितनी होती है। शक्ति के कुछ विशेषण युग्म जैसे ताकतवर, कमजोर, ऊंचा नीचा, किशोर, वृद्ध आदि से शब्दार्थ विभेदन मापने में दिखाया गया है। जो शक्ति का कुछ विशेषण युग्म है वो कैसे किया गया है? ताकतवर, कमजोर, ऊंचा नीचा, किशोर, वृद्ध आदि के द्वारा किया गया है। और मूल्यांकन में इसी कुछ खास विशेषण जैसे कि होशियार, कमजोर, स्वस्थता, गंदगी, लंबाई, मोटाई आदि की मापने में भी इनको दिखाया गया है। क्रिया में कुछ युग्म जैसे कि जीवित, मृत है, तीव्र, धीमी, कठोर, तरल और दिखाया जाता है। और जो तीनों तरह की जो विशेषण युग्मों को मिलाकर 40 से 50 युग्म तैयार किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? भी 40 से 50 युग्म तैयार किए जाते हैं, और अभिवृत्ति के 7 बिंदुओं के बीच में लिख दिया जाता है। और जो जिनकी अभिवृत्ति मापी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? भी जो वस्तु को ध्यान से देखकर उन्होंने 7 बिंदुओं की मापनी, किसी भी बिंदु पर यहाँ तक ठीक समझते हैं तो हम उनको चिन्ह लगाते जाएं, और क्रियाओं के शब्दार्थ विभेदन मापने का क्या होगा? भी उदाहरण होगा। तो जो शक्ति है उसमें क्या बताया है? भी जैसे कि ताकतवर, कमजोर है, ऊंचा नीचा है, किशोर, वृद्ध आदि सब शब्दार्थ विभेदन मापने में दर्शाया गया है। सेकंड क्या था? भी मूल्यांकन में क्या बताया? जैसे कि किसी भी अनुकूलता या प्रतिकूलता का होना, जैसे कि होशियार, कमजोर होना, स्वस्थता, गंदगी, लंबाई, मोटाई आदि के मापने को इन्होंने क्या किया है? भी दर्शाया गया है। फिर है क्रिया में इन्होंने क्या बताया कि किसी वस्तु की गति होने के लिए मात्रा कितनी होती है। और उनके अन्य जैसे कि जीवित, मृत है, तीव्र, धीमा है, कठोर, तरल और इनको दर्शाया गया है। फिर है स्टेपुल्स और स्टेपल स्केम यानी कि पैगामा। यह एक ध्रुवीय रेटिंस पैमाना होता है जिसके वस्तु या घटना के बीच में प्रतिवादी के दृष्टिकोण को मापने के लिए डिजाइन किया जाता है। स्टेपुल्स में क्या बताया कि जो एक विशेषण रेटिन पैमाना होता है जिसमें कोई भी वस्तु या फिर घटना के प्रति उसके दृष्टिकोण को मापने के लिए कोई भी डिजाइन किया जाता है। स्टेपुल स्केल यानी कि 10 श्रेणियों में शामिल की जाती है। कितनी पैमाने शामिल किए गए हैं? इन्होंने 10 पैमाने शामिल किए गए हैं। बिना किसी टेस्ट बिंदु यानी कि शून्य को 5+5 स्टेपुल्स स्केल के नाम से डेवलपर जॉन स्टापेल्स के नाम से जाना जाता है।
जो स्टेपल्स इन्होंने किसके नाम से जाना गया है अभी, डेवलपर जॉन स्टोफेल्स के नाम से मिला। और पैमाने का जो निर्माण है वो आमतौर पर श्रेणी में 5, -5 और +5, यानी कि उन्होंने क्या बताया कि भी ऋणात्मक भी नहीं होता और ना ही धनात्मक होता है। तो +5 और -5 इसके एक विशेषण के रूप में क्या किया है भी इनको लंबत रूप में इनको दर्शाया गया है। प्रतिवादी का उचित संख्यानात्मक प्रतिक्रिया श्रेणी में चयन करने के लिए कहा जाता है, और जो उस वस्तु को संबंधित विशेषकों को सही या फिर गलत बताती है। स्टेपल्स स्केल में इन्होंने क्या बताया है कि जो किसी भी जो तटस्थ बिंदु है उसको 5 बिंदु बताए हैं, जैसे कि -5 +5, यानी कि 10 स्केल बताए हैं। तो वो क्या होते हैं भी, +5 और -5 इन्होंने अलग अलग 2 बिंदुओं में बांटे गए हैं। प्रतिवादी के द्वारा चुने गए सकारात्मक अंक जितना अधिक होंगे उतना ही सटीक विशेषण वस्तु का वर्णन करेंगे। इसमें विपरीत प्रतिवादी को भोजन के लिए गुणवत्ता रैंक करने के लिए कहा जाता है। एयरलाइन की क्रू मेंबर जैसे कि 1 से 5, 1 से लेकर 5 तक 5 के पैमाने में रखा जाता है, उसको थोड़ा संशोधित करने के लिए सिमेट्रिक अंतर में स्केल की तरह होता है। और उन स्थितियों का उपयोग करना जब दो द्विध्रुवीय विशेषणों का पता लगाया जाता है तो मुश्किल होता है, और प्राप्त डेटा अंतराल होता है जिसमें सिमेट्रिक डेटा को तरीके से इनको क्या किया जाता है अभी विश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट है रिटर्न लिटर्क स्केल। लिटर्क स्केल में क्या बताया है कि जो थ्रस्टन विधि है उसमें कुछ अवगुणों को दूर करने के लिए रेसिन स्केल की आवृत्ति मापने के लिए नई विधि का प्रतिपादन किया। लिकर्ट स्केल ने किसका प्रतिपादन किया भी, रेली सिकर्ट ने इसकी अभिवृत्ति में कुछ नई विधि को प्रतिपादित किया जिसे संकलित रेटिंग स्केल भी कहा जाता है। लीटर स्केल को हम क्या कहते हैं भी, संकलित रेटिंग्स भी कहा जाता है, और यह लीटर्स विधि के नाम से प्रचलित हुई। वो किसके नाम से प्रचलित होती है भी, लीटर स्केल से, और इसे हम क्या बोलते हैं भी, रेटिंग्स विधि भी कहते हैं। अभिवृत्ति मापने के लिए इस विधि का प्रयोग किया गया तथा अल्फ्रेड थॉमस चोकविक के तुलनात्मक रूप में अधिक आसान और कम धन का तैयार किए जाने वाली माप ने बताया है। थ्रिस्टन विधि के समान लीटर्क विधि की अभिवृत्ति को बनाने के लिए कुछ खास सोपान होना। इसमें कुछ निम्नलिखित सोपान बताए हैं। लीटर स्केल में इन्होंने क्या बताया है कि जो इसका प्रतिपादन है वो कौन है भी, रेसेंस लिकर्ट है। कौन है भी, लीटर रेसेस लिकर्ट। लिकर्ट स्केल को हम क्या बोलते हैं भी, संकलित रेटिंग्स विधि भी कहते हैं, और इन्होंने किस नाम से प्रचलित होता है भी, लिकर्ट विधि के नाम से प्रचलित होता है, और इनका प्रयोग अभिवृत्ति मापने के लिए किया गया है। इसमें अल्फ्रेड थॉमस जोविक ने तुलनात्मक रूप में इनको अधिक अधिक आसान और कम समय और कम धन को तैयार किया जाने वाली मापनी बताए गए। फिर इनके कुछ सोपान है। इस विधि में किसी भी अभिवृत्ति मापने के लिए कुछ प्रथम सोपान क्या बताया है कि भी इसमें कुछ कथन अनुकूल अभिवृत्ति दिखाई वाले होते हैं, और कुछ कथन प्रतिकूल अभिवृत्ति दिखलाने जाते हैं। जैसे कि प्रत्येक कथन में 5 बिंदुओं को उत्तर श्रेणी में बता रखा है, तो उसमें पूर्ण सहमत, सहमत, अनिश्चित, असहमत और पूर्णतः सहमत होता है। तो इसमें जो फर्स्ट है उसमें क्या बताया है कि भी, जैसे कि 5 बिंदु रखे जाएंगे, जैसे कि सहमत है, असहमत है, निश्चित, असहमत और पूर्णतः सहमत। ऐसे एक क्या बनाई जाएगी भी, सूची यानी कि सारणी बनाई जाएगी, और उसके अकॉर्डिंग इसको किया जाएगा। और इसमें क्या है भी, उसमें 5 बिंदु होंगे जिसमें हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा तो हम उसके आंसर में जो हम आंसर में क्या बताएंगे भी, ये पूर्णतः सहमत है, या फिर हम सहमत हैं, अनिश्चित हैं, असहमत हैं और पूर्णतः असहमत होना।
इन कथनों का प्रयोजन को समूह को दे दिया जाता है और प्रत्येक कथन को 5 बिंदु में उत्तर श्रेणी में किसी भी एक श्रेणी में रखकर अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करता है। इसमें जो प्रयोजन है उसमें सेकंड में क्या बताया है कि जैसे कि 5 बिंदु उत्तर श्रेणियों में किसी भी एक श्रेणी में रखकर हम उसकी प्रतिक्रिया को व्यक्त कर सकते हैं। थर्ड में इन्होंने क्या बताया है कि जैसे कि कोई भी प्रत्येक कथन है उसकी प्रक्रियाओं का अंकन किया जाएगा। जैसे कि हमने 5 श्रेणी दी हैं उसमें पूर्णतः सहमत होना, असहमत होना, अनिश्चित होना, असहमत होना, पूर्ण सहमत, तो उनके आंसर क्या होंगे भी उनके अंकन दिए जाएंगे। जैसे कि सहमत का 1 अंक दे दिया, सहमत का 2, निश्चित का 3, असहमत का 4 और पूर्णतः सहमत का 5। तो ऐसे क्या दे दिए जाएंगे भी अंकन दे दिए जाएंगे। किसी भी वस्तु के प्रति अनुकूल अभिवृत्ति दिखलाने के लिए कथनों को पूर्णतः सहमत होना, अनिश्चित और उसके क्रम से क्या दिए जाएंगे 5 4 2 1 का क्या दिया जाएगा भी ये अंक दिए जाएंगे। और इसकी पांचों श्रेणियों में क्रम के अनुसार यानी कि 1 2 3 4 ऐसे अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक कथन में प्रयोजन के द्वारा प्राप्त अंकों को एक साथ जोड़कर कुल प्राप्तांक किया जाता है और जिसमें इसकी मापनी को कुल प्राप्तांक के द्वारा अनुकूल अभिवृत्ति, कुल प्राप्तांक की कमी के द्वारा प्रतिकूल अभिवृत्ति को पता चलता है। फिर इन्होंने जैसे कि क्रम के अनुसार इन्होंने अंकन भी दे दिया और फिर क्या होता है जो प्रयोजन है उसके कितने प्राप्त अंक को एक साथ में जोड़कर टोटल कितने स्कोर इन्होंने ज्ञात किए हैं और इस मापने के लिए इन्होंने कुल प्राप्तांक को कितने अभिवृत्ति कुल कितने प्राप्तांक की इन्होंने कमी है, इसमें प्रतिकूल अभिवृत्ति का भी पता लगाया जाता है। फोर्थ में क्या बताया है कि एकांश विश्लेषण एक सांख्यिकी विश्लेषण की विधि होती है जिसके द्वारा मूल विभेदन कथनों का एक कथन सामान्य कथनों से अलग कर दिया जाता है और ऐसे प्रत्येक कथन में उनको प्राप्त करने के लिए सभी एकांशों के बीच में सहसंबंध ज्ञात किया जाता है। वाक्यांश विश्लेषण करने के लिए जो अंतिम रूप से चुन लिए जाते हैं तो उनकी मापनी तैयार की जाती है और लिकट मापनी की संख्या दी जाती है। इसमें कितने लगभग कितनी संख्या होगी भी इसमें लगभग 20 संख्या होगी। लिकट मापनी के द्वारा अभिवृत्ति मापने के लिए इस विधि को थ्रस्टन विधि में समान होना और जिस विधि की अभिवृत्ति मापनी जाती है तो उसमें उसके द्वारा दी गई जैसे कि 5 श्रेणियां दी जाएंगी, सहमत, असहमत, अनिश्चित, फिर उनके अंकन को प्राप्त किए जाएंगे, फिर उनमें कितने टोटल स्कोर हुए और उसके द्वारा हमें क्या अभिवृत्ति प्रतिकूल समझी जाएगी। हमें भी जो अभिवृत्ति स्केल है स्केल के द्वारा हमें ये पता लगाया जाता है कि व्यक्ति को कितना क्या सीखा है, उसमें कितने टोटल स्कोर किए हैं, उसमें कितनी कमी है। तो गाइज ये था आज का हमारा टॉपिक अभिवृत्ति स्कोर। क्या है भी अभिवृत्ति मापन। अभिवृत्ति मापन में हमें क्या पढ़ा है भी अभिवृत्ति मापन है उसमें किसी भी दशा या फिर मात्रा को हम पता लगा सकते हैं और जो अभिवृत्ति होती है वो धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। तो इसमें टोटल कितने स्कोर लिए हैं भी 10 स्कोर लिए हैं तो जिसमें -5 और +5 को ऐड किया गया है। फिर जो शब्दार्थ विभेदन है इसके जो प्रतिपादन है कौन है भी ओसगुड सुसी डोनेन वोम के द्वारा किया है और इसमें किसी भी क्षेत्र के जो गुणार्थक अर्थ है उसको मापने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने किस चीज़ का लिया है भी गंदगी का, जैसे कि कोई भी व्यक्ति है उसके मन में कुछ खास संवेदनात्मक प्रतिक्रिया होना जैसे कि बीमारी, बदबू आना। फिर इनके 3 शाखाएं बताई गई थी, शक्ति, मूल्यांकन और क्रिया। शक्ति में क्या बताया था भी इन्होंने जैसे कि ताकतवर होना, ताकतवर, कमजोर, ऊंचा नीचा, किशोर, वृद्ध आदि में इन्होंने शब्दार्थ विभेदन मापने में इनको दिखाया गया है। मूल्यांकन में जो होशियार, कमजोर, स्वस्थता, गंदगी, लंबाई, मोटाई आदि के शब्दार्थ विभेदन में इनको क्या किया है भी दर्शाया गया है। फिर है क्रिया। क्रिया में जैसे कि
जीवित मृत तीव्र धीमा कठोर तरल दिखाया गया है। और इसमें 40 से लेकर 50 युग्म तैयार किए थे, जिसमें 7 बिंदु के बीच में लिख दिया जाता है। फिर है स्टेपुल्स या फिर स्टेकल स्केल। इसके जो प्रतिपादन है वो कौन थे भी, जो इनके प्रतिपादन है वो स्टेपुल्स स्केल हैं। और इनको हमें इसके जो प्रतिपादन है वो डेवलपर जॉन स्टोवेल्स के नाम से इनको जाना गया था, जिसमें ऋणात्मक दिनात्मक यानी कि -5 और +5 को इन्होंने क्या भी दर्शाया गया है। फिर है लिकर्ट स्केल। लिकर्ट स्केल में क्या बताया है कि भी इनकी कुछ सोपान होते हैं, जिसमें इन्होंने 5 श्रेणियां बनाई गई थी। और 5 श्रेणियों में उनके कुछ अंकन भी दिए गए थे। और अंकन के माध्यम से जो अभिवृत्ति है उसमें टोटल कितने स्कोर उन्होंने प्राप्त की है और कितनी उसकी कमी रही है, व्यक्ति की कितनी कमी रही है, तो उसके बारे में उन्होंने क्या किया अभी पता लगाया है। तो गाइज ये था आज का हमारा टॉपिक अभिवृत्ति मापन। ठीक है गाइज अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ताकि आने वाली हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।